नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। और राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति हम पढ़ने वाले हैं, जो कि राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की बुक हैं। और इस बुक को हम यहाँ से शुरू से लास्ट तक पढ़ने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिवार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी क्लास रहने वाली है राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति कक्षा 10 की बुक। दोस्तों, पता होगा आपको कि अभी जो अपना रीट का एग्ज़ाम करवाने वाली जो संस्था है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, यानी कि आरबीएससी। यही जो है हमारा रीट का एग्ज़ाम करवाने वाली है। तो रीट के लगभग उम्मीद करता हूँ कि रीट के लगभग जो प्रश्न बनेंगे वो सीधे सीधे यहीं से बनेंगे। उसका आधार जो है वो पूरा का पूरा यहीं रहेगा। तो रीट के लिए तो विशेष इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही आपके लिए सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, पटवार के लिए, वीडियो के लिए, बात करें हम आरएस के लिए, ठीक है, जो भी सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें तो सीधे के सीधे प्रश्न यहीं से बने हैं। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको शुरू से लगाकर इस बुक को अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, और एक एक टॉपिक, एक एक लाइन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक एक टॉपिक, एक एक लाइन जो है इसका इम्पोर्टेंट है। तो आपको प्रत्येक लाइन पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, लगभग 150 पेज के अंदर अंदर, यानी कि 130-140 पेज के अंदर बुक है ये। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छा मैटर दे रखा है। राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास पूरा का पूरा कवर कर रखा है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो इससे बाहर जाने की संभावना रहती नहीं है। अगर यहाँ से तैयार कर लेते हैं तो लगभग 70-80%, 90% आपका यहीं से तैयार हो जाता है। बाकी आप चीज़ें देखना चाहते हैं तो अदरवाइज गाइड आपके पास पड़ी होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आपको पहले जो है, सबसे पहले आप कह सकते हैं कि प्राथमिकता आपको इसी बुक को देनी चाहिए, कक्षा 10 की बुक और कक्षा 9 की बुक। कक्षा 10 की बुक तो हो गई अपनी राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति, और कक्षा 10 की बुक हो गई राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान की क्रांति। ठीक है दोस्तों, बात करें इसके इंडेक्स की, तो इसमें आपको दोस्तों सबसे पहला जो अध्याय मिलेगा वो मिलेगा राजस्थान का इतिहास एक परिचय, जिसमें राजस्थान का जो संपूर्ण प्रारंभिक इतिहास है वो पूरा दे रखा है। यानी कि राजस्थान पहले किस प्रकार से था, बाद में वो किस प्रकार से स्वरूप में आया, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर दे रखी हैं। बाद में आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर दूसरे अध्याय के अंदर राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। फिर तीसरे अध्याय के अंदर राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। चौथे अध्याय के अंदर मिलेंगे आपको वस्त्र और आभूषण। पाँचवें अध्याय में चित्रकला और लोक कला। छठे अध्याय के अंदर स्थापत्य कला और शिल्पकला। सातवें अध्याय के अंदर मिलेंगे दोस्तों आपको लोक संगीत। आठवें अध्याय में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। नवे अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य दोस्तों राजस्थान या रीट जो मेंस हुई थी, या जिसे हम थर्ड ग्रेड कह सकते हैं, उसके अंदर विशेष तौर से टॉपिक जुड़ा था और यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बने थे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, तो 137 पेज की ये बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। एक एक टॉपिक को हम लेकर चलेंगे। सबसे पहला हमारा जो अध्याय रहेगा वो रहेगा राजस्थान का इतिहास एक परिचय। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं और समझते हैं कि राजस्थान पहले कैसा था, और राजस्थान के जो प्राकृतिक भूभाग थे वो किस प्रकार से थे, और बाद में राजस्थान किस प्रकार से अस्तित्व में आया। देखिए दोस्तों, 1949 में 49 से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। यानी कि 1949 से पूर्व राजस्थान नाम की कोई भी भौगोलिक इकाई अस्तित्व में नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये बन जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीधी सीधी लाइन कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था, तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। ठीक है, इसके बाद 1819 में एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा। तो कर्नल जेम्स टॉड थे, उसकी एक पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसके अंदर जो है राजस्थान या रायथान जो है सबसे पहले नाम रखा गया था। तो सबसे पहले जो है राजपूताना शब्द कहा था जॉर्ज थॉमस ने, और इसको राजस्थान या रायथान जो कहाँ सबसे पहले कहा था वो कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, राजस्थान स्वतंत्रता के बाद इस प्रदेश के विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ और 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि 1949 से पूर्व जो है राजस्थान नाम की कोई भौगोलिक इकाई नहीं थी, क्योंकि 30 मार्च 1949 को जो है राजस्थान का एकीकरण हुआ और उस एकीकरण में सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राजस्थान नाम जो है
30 मार्च 1949 को रखा गया था। अब दोस्तों आगे क्या होता है ये समझिए आप। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। यानी कि प्राचीन साहित्य और अभिलेख है उसमें राजस्थान के अनेकों नाम मिलते हैं, क्योंकि पहले ये अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित था तो उसके अलग अलग नाम ही आपको मिलेंगे। कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर तो कुछ क्षेत्र वहाँ बसी जातियों के नाम से जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, जिसमें मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि हैं। यानी कि ऋग्वेद के अंदर भी जो है इन क्षेत्रों का, इन जगहों का नाम आया हुआ है। मरु और धन्व दोनों का मतलब एक ही होता है। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। तो मरु का मतलब तो होता है मरुस्थल, मरु और धन्व दोनों का मतलब मरुस्थल के लिए होता है और जोधपुर संभाग के लिए ये बात की गई है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और बाद में कालांतर में इसको मारवाड़ कहा जाने लगा। तो ये जो प्रश्न है ये अभी वर्तमान सीईटी में आया है और काफ़ी बार जो है ये प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में पूछा भी गया है कि मरुवार और मारवाड़ किस जगह के लिए कहा गया है, तो वो जोधपुर के लिए कहा गया है। जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहाँ पर समी, केर और पिलू आदि होते थे, अर्थात बीकानेर, नागौर के आसपास का क्षेत्र जंगल देश कहलाता था। यानी कि बीकानेर और नागौर का जो क्षेत्र है वो जंगल प्रदेश के नाम से जानते थे उसको। अब दोस्तों मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत के एक राज्य के रूप में हुआ है वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। जो मत्स्य जनपद था वो जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी थी दोस्तों विराटनगर। तो विराटनगर जो है अपने उसमें भी आता है महाभारत काल के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो है क्योंकि अज्ञातवास जो है वो विराटनगर के अंदर ही बिताते हैं पांडव वगैरह, तो इसकी भी जानकारी आती है। तो ये जयपुर, अलवर और भरतपुर का भाग था। साथ ही दोस्तों भरतपुर के मथुरा से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर, करौली के अधिकांश भाग जो हैं वो सुरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। तो धौलपुर के पास में जो है मथुरा से सटे हुए क्षेत्र थे धौलपुर, करौली, ठीक है ना, ये भी जो है सुरसेन राज्य में सम्मिलित थे। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। जैसे माही नदी के पास प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वह कांटल कहलाता था, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के कांठे पर स्थित था, यानी किनारे पर स्थित था, इसलिए इसको जो है कांटल कहते थे। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का भाग जो है उसको 56 गांवों का समूह था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, इसलिए उसको 56 का मैदान कहते थे। भैंसरोड से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र पठारी क्षेत्र था उसको ऊपर माल के नाम से जानते थे और इसको जो है ऊपर माल का पठार भी कहते हैं। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस चीज़ को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक का जो पठार है उसको ऊपर माल का पठार भी कहते हैं, ठीक है। उदयपुर के आसपास प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी अधिकता के कारण उसको गिरवा कहते हैं, ठीक है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। तो उदयपुर के आसपास जो क्षेत्र है उसको गिरवा कहते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम माड़ था। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता था। कोटा बूंदी प्रदेश को जो है हाड़ौती के नाम से जानते थे। सिक्कर, झुंझुनू, चूरू को शेखावाटी के नाम से जानते थे। तो ये दोस्तों पुराने नाम थे प्रत्येक क्षेत्र के। इन क्षेत्रों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। एक एक क्षेत्र आपको ध्यान होना चाहिए कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन से जिलों के अंदर जो है कौन कौन सा क्षेत्र आता है और उस क्षेत्र को जो है विशेष तौर से पुराने समय में किस नाम से जानते थे। आज भी जो है लगभग हम डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ के नाम से जानते हैं। कोटा बूंदी के क्षेत्र को जो है हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। सिक्कर झुंझुनू के क्षेत्र को जो है हम शेखावाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आज भी विद्यमान हैं और कई चीज़ें जो हैं शायद हम जो हैं उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, सुनने में नहीं आती हैं, वो दिमाग से निकल जाती है। जैसे कि जैसलमेर का नाम जो है प्राचीन माड़ था, तो ये चीज़ हमें पढ़ने में कम आती है, सुनने में कम आती है, तो दिमाग से निकल जाती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। आगे दोस्तों बात करें इतिहास का काल विभाजन, यानी कि राजस्थान का जो इतिहास था वो इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से रहा, ठीक है, इसको हम समझते हैं। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास का काल जो है 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राक युग, दूसरा है आद्य युग और तीसरा है ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था।
अब दोस्तों प्राक युग को किसे कहते हैं? प्राक युग वो था यानी कि सबसे पुराना काल, सबसे प्राचीन काल था ये प्राक युग। उसमें दोस्तों क्या था कि उसमें कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है, उसका कोई लिखित जानकारी हमें मिलती नहीं है। उस समय जो मानव है वो लेखन कला को जानता नहीं था, लिखने की कला को नहीं जानता था। तो उस समय को जो है हम खाली चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये उस समय से भी, आदि युग से भी पुरानी है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके कोई लिखित साक्ष्य हमें मिलते नहीं हैं। आदि युग की जो संज्ञा है इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुए, किंतु वे अस्पष्ट और उनकी लिपि जो है वो अब तक पढ़ना संभव नहीं हुई। जैसे हम कालीबंगा सभ्यता की बात करें या हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो उसमें जो लिपि हैं उसको अभी तक जो है आज तक पढ़ा नहीं गया या उसको कोई समझ नहीं पाया, तो उसको जो है हम आदि युग की श्रेणी में रख सकते हैं। अब दोस्तों आगे आता है ऐतिहासिक युग। उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। यानी कि ऐतिहासिक काल की बात करें तो अब जो वर्तमान ऐतिहासिक काल है या जो हमारा प्राचीन इतिहास ऐतिहासिक काल है, जिसके अंदर कई शासक हुए, राजा महाराजा हुए, जिनके कई सारे ग्रंथ हैं, कई सारे हमें जो है शिलालेख, ताम्रपत्र हमें मिलते हैं, कई सारी रचनाएं, कई सारी किताबें हमें मिलती हैं, तो उसको जो है हम ऐतिहासिक युग के अंदर लाते हैं। इन अर्थों से भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं कि प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। हमने यहाँ पर समझा कि हड़प्पा सभ्यता है वो आदि युग की शुरुआत मानी जा सकती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से जो पूर्व का समय था वो था प्राक युग। हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी तक का जो काल रहा, यानी कि हर्षवर्धन तक का काल रहा, उसको हम कह सकते हैं आदि युग। और 600 ईस्वी से लगाकर वर्तमान तक का जो काल है उसको हम ऐतिहासिक युग के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला आता है प्राक युग। अब प्राक युग क्या था, एक एक चीज़ को समझते हैं कि प्राक युग क्या था, जिसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक या प्राक युग ये क्या है, दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। प्राक क्या होता है कि प्राक जो है ना, प्राक ऐतिहासिक, इसको जो है संधि विच्छेद करेंगे, इसके दोनों की संधि करेंगे ना, प्राग, तो ये जो प्राक का है ना, ये प्राक का ग हो जाएगा, यानी कि क को जो है तीसरा वर्ण हो जाएगा, और इस प्रकार से जो है यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक बन जाता है। ये हम जब हिंदी पढ़ेंगे या संस्कृत पढ़ेंगे, जब संधि को पढ़ेंगे, उस समय जो है हमारे सामने आ जाएगा। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल प्रचुरता के कारण अपने आप में उत्पन्न होने वाले कंदमूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सैकड़ों वर्ष पुरानी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं थी। यद्यपि राजस्थान का बड़ा भाग आज भी मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती द्वस्ती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान में मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभाग में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं, और इसे भी तीनों भागों में बांटा गया है। तो मानव सभ्यता का जो ये उद्भव का काल था, इसको हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, और इस पाषाण काल को जो है हम 3 भागों में यहाँ पर बांटते हैं। अब वो कौन कौन से पाषाण काल के 3 भाग हैं, तो वो हैं दोस्तों, पहला तो है पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर उत्तर पाषाण काल। पूर्व का मतलब होता है दोस्तों पहले का, यानी कि मध्य से पहले, और उत्तर का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। तो पूर्व का मतलब होता है पहले वाला, और उत्तर का मतलब होता है बाद वाला, और मध्य का मतलब होता है बीच वाला भाग। अब सबसे पहले आता है दोस्तों यहाँ पर पूर्व पाषाण काल। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं पूर्व पाषाण काल को। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विभिन्न प्रकार के क्वार्टरजाइट पत्थर और अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। और 1870 में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार यानी कि हैंड एक्स खोज निकाली। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको जो है अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा गया और कई बार पूछा गया है, ठीक है। कि 1870 में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से जो है पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार यानी कि हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी खोज निकाली थी। कुछ समय पश्चात सैटन कार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले थे। तो सैटन कार ने भी जो है झालावाड़ से इस प्रकार के उपकरण खोजे थे, और इसके बाद योजनाबद्ध उत्खनन से भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व और पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल,
डॉक्टर विनय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों में राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में प्रमुख नदियाँ विशेष रूप से चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये जो इतने प्रयास हुए ना, इन प्रयासों से जो है इन सारी जगहों पर, जिसमें अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों पर जो है चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे जो है पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज जो है वो खोज का श्रेय जो है वो भी आलचन को जाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जालौर से जो है पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो श्रेय भी आलचन को जाता है। और स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। अब दोस्तों बात आती है आगे मध्य पाषाणकालीन। ठीक है, मध्य पाषाण काल में क्या होता है दोस्तों, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा। पश्चिमी राजस्थान में लूणी, उसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित थे। ये उपकरण जैस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नियल, क्वार्टरजाइट, कल्चेडोनी आदि पाषाणों से बने थे, जिसमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, कंसेट, ट्रेपेज, स्क्रेपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। पत्थर से बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण उपकरण कहा गया। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आपके जो यहाँ पर ये काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं, जिसमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, कंसेट, ट्रेपेज, स्क्रेपर, पॉइंटर। ठीक है, और पत्थर से बने छोटे उपकरणों को जो है माइक्रोलिथ उपकरण या लघु पाषाण उपकरण भी कहते थे। तो ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में बन सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो इसको भी आप थोड़ा अपने नोटबुक के अंदर उतार दें और इसका भी विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों आता है उत्तर नवपाषाण काल। और उत्तर नवपाषाण काल के अंदर क्या होता है, भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था, जिसमें अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों पर पाषाणकालीन सभ्यता के उपकरण प्राप्त हुए। अब दोस्तों राजस्थान में धातुकाल की बात करें तो राजस्थान में धातुकाल किस प्रकार से रहा। ताम्रपाषाण, ताम्र और ताम्रकांस्य काल के धातुकाल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों पर ताम्रपाषाण व ताम्रकाल के अवशेष मिलते हैं, जो ताम्रकालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याय प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर जो कि सीकर के अंदर हैं, कालीबंगा, गिलुंड राजसमंद के अंदर, आहड़ और जाडोल जो है उदयपुर के अंदर, पिंड पिंडालिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, कुराड़ा नागौर के अंदर, साबलिया और पुंगल बीकानेर के अंदर, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चित्तड़वादी जयपुर के अंदर, चितवाड़ी जयपुर के अंदर और एलना जालौर के अंदर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली सवाई माधोपुर और मल्लाह भरतपुर के अंदर, ये आदि विशेष रूप से थे। तो यहाँ से जो है आपको जगह देकर पूछ सकते हैं कि ताम्रयुगीन जो है संस्कृति के अंदर कौन कौन से स्थल थे, या इनमें से कौन सा स्थल जो है वो ताम्रयुगीन संस्कृति के अंदर नहीं था। अब दोस्तों ये ताम्रयुगीन संस्कृति की बात में आते हैं लोहयुगीन संस्कृति, या जिसको हम लोहकाल या लोहयुग कह सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है दोस्तों, तो उसमें आप देख सकते हैं लोहकाल के अंदर ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान, उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। यानी कि तांबे के बाद में और कांसे के बाद में जो है लोहे का ज्ञान व्यक्ति को हुआ, इंसान को हुआ, और उसके बाद में जो है यहाँ पर युगांतिकारी जो है यहाँ पर परिवर्तन हुआ, एक युग का यहाँ पर परिवर्तन हुआ, जैसे कि हम ताम्र युग से जो है लोह युग की तरफ आ गए। कृषि उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्यों को बदल दिया गया। राजस्थान में नोह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सोनारी झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों पर लोह संस्कृति के समय अनेक हथियारों और उपकरण मिले। नोह से प्राप्त अवशेष लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा और सोनारी से लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने वाले कारखानों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर पूछ सकते हैं आपको कि लोहे गलाने की जो भट्टियाँ हैं वो राजस्थान में कहाँ से मिली, तो जोधपुरा और सोनारी से जो है लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली। और रेड को तो लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। तो राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं, तो रेड टोंक को जो है राजस्थान का
टाटा नगर कहते हैं। रेड कहाँ पर है? तो टोंक के अंदर है। लौह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग के चित्रित मर्दभांड संस्कृति, जिसे पेंटेड ग्रेवेयर PGW का उदय हुआ, और इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, नोह आदि के अंदर मिलते हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था, और इसके पश्चात भारतीय सभ्यता के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो गया था। ठीक है, तो 600 ईस्वी के आसपास जो है इस संस्कृति का उदय लगभग हुआ था, लौह काल का, और इसके बाद में जो है भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी जो है ऐतिहासिक युग आरंभ हो गया था। और अब आगे दोस्तों आती हैं एक एक करके सभ्यताएं, जिसमें हम पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जिसके अंदर कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बैराठ आदि सभ्यताएं आएगी, जिसको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, और वो रहेगी दोस्तों अगली क्लास के अंदर, क्योंकि ये हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, और अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे राजस्थान की संपूर्ण सभ्यताओं को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो लाइनें इंपॉर्टेंट हैं उसको हम अलग से नोट करेंगे, और एक एक करके देखते जाएंगे, और अपनी नोटबुक के अंदर अलग से उतारते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से कई लाइनें इंपॉर्टेंट हैं जो कि पैराग्राफ के बीच में आती हैं, और वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न कई बार बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, उन चीज़ों को आपको जो है अलग से नोटबुक के अंदर उतार देना है। बाकी दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो है हम रीड की कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। साथ ही राजस्थान के अंदर होने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट है, तो ये बुक आपको सबको पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर आप राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बुक आप सबको पढ़नी चाहिए। विशेष तौर से अभी रीड की तैयारी करने वालों को तो विशेष तौर से जो है इस बुक की ओर ध्यान देना चाहिए, और इस बुक को विशेष तौर से पढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं आपको दोस्तों एक नई क्लास के अंदर, जिसमें रहेगी हमारी कालीबंगा सभ्यता और प्राचीन सभ्यताएँ। इसी के साथ दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर राजस्थान मनोविज्ञान के अंदर बाल विकास को, जिसमें हमने यहाँ पर लगभग 5 से 6 क्लासें जो है बाल विकास की ले ली है, और आगे भी जो है हम बाल विकास को निरंतर करते जाएंगे। और अभी जो है हमने राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की 10th क्लास के बुक को शुरू किया है, क्योंकि समय बहुत कम है, लगभग 70 से 80 दिन का समय अभी हमारे पास जो है रीड को लेकर बचा है। तो हम फटाफट से 9th और 10th की 2 बुक को यहाँ पर पढ़ के इनको जो है फटाफट से इनका रिविज़न करेंगे। तो सबसे पहले हमें 9th और 10th की बुक पढ़नी है, तो इसलिए जो है हम इनको सबसे पहले देख रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।